जय हिंद, नमस्कार। और मैं रजनीश सिंह। और हम लोग अपना अभी एसएससी जीडी का सेट 2 जो 2016 का पेपर था, 2016 के 16 नवंबर का सेट 2 लगाने वाले हैं। जो ये पेपर है कैसा है, 2016, अरे गलत बोल रहे हैं, 2016 नहीं, 2021 के 16 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। शिफ्ट जो है इसकी वो क्या है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। मैथ की सॉल्विंग इसमें हम लोग कर रहे हैं, मैथ की, ठीक है। मैथ की पेपर की सॉल्विंग कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से। एक इससे पहले आ चुका है, इसके फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके सेकंड शिफ्ट का हम लोग पेपर जो है सॉल्विंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टैप वो नहीं होगा, मस्त से करेंगे, आराम से देखते रहिएगा। चलिए अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों से बस प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए चैनल को यार, और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। बाकी देखते रहिए। अभी ये देखिए, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौने को 35% लाभ पर तथा शेष को 10% हानि पर बेच देता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। कि कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर तथा शेष को 10% लाभ पर 10% हानि पर बेच देता है। तो कुल हानि लास्ट में बताना है। तो मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कह रहा है 2/3 को जो है वो 35% लाभ पर बेचा है। अब बचा कितना 2/3 को अगर 35% लाभ पर बेच दिया तो 1/3, और 1/3 हिस्से को उसने क्या किया है 10% हानि पर बेच दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, इसका सबसे आसान तरीका होता है कि इस बेस को मान लिया हम लोगों ने एक राशि बना दिया, और ये राशि मान लिया हम लोग 300 थी। तो अगर ये राशि 300 थी तो इसका 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका 2/3 हिस्सा हो जाएगा 200। और 200 की चीज़ को 35% लाभ पर बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 270 की बेचेगा आई थिंक। 35 दूना 70, 270 की बेचेगा। आराम से कर लीजिएगा, 200 गुणे 135 बटे में 100, इसको काटा 100 गुणा किया 270 ही आएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि जो 35% के लाभ पर बेचा वो 200 की चीज़ को उसने बेच दिया 270 की। अब अगर 200 टोटल 300 में से 200 निकल गया तो बचेगा कितना, 1/3। इट मीन्स कितना होता है 1/3, इस राशि का 1/3 जो होगा वो 100 होगा। अगर 200 निकल चुका है तो वैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 100 बचा है। और 100 की राशि को 10% की हानि पर अगर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 90 का बेच दिया गया। अब आप देखिए कि उत्पाद कितने का था, उत्पाद जो था टोटल उसका क्रय मूल्य या जो भी उसकी लागत थी वो सिर्फ 300 रुपये। और टोटल बिका कितने का, एक तो बिका 90 रुपये का, एक बिका 270 का, यानी 9 चौक 36, यानी टोटल जो बिका वो बिका 360 रुपये का। तो अगर 300 रुपये की चीज़ और 360 रुपये में बिक जाएगी तो कितने का लाभ होगा, 300 पे 360 पे कोई चीज़ बिकी तो कितने का लाभ होगा। तो 300 के बेस पे किसी चीज़ पे 60 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसी को प्रतिशत में बदल दीजिए। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होता ही है, आराम से गुणा कर दीजिए, बगल में प्रतिशत का मार्क आप लगा लीजिए। ये हम एक क्लास कर ही चुके हैं इस पर, यहाँ जो है प्रतिशत का मार्क अपना इंक्लूड कर लीजिए। अब इसको काटिए, 6×1 6, 6×5 30, ठीक है। 5 बार गया, ये हो गया बटे 5, 5 से इसको काटा तो कितना हो गया 20। तो जो अंतिम लाभ होगा इसको कितना होगा, 20% का होगा। अगर 35% और 10% की हानि के बाद में इसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का। अब दूसरा क्वेश्चन इसी सेट का देखते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 4 9 3 है। आराम से इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता रिवाइज करके देखिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 4:9:3 है। मतलब 3 संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 4:9:3, 4:9:3। ये आपके पेपर का ही है, 16 नवंबर का पेपर है। 3 है तथा उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो होता है 2340 है। संख्या का HCF, जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है आपको। यही क्वेश्चन था, आपके पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है 4 है, 9 है और 3 है।
तथा इनका जो है एलसीएम दिया गया है वो क्या है 2340 है एलसीएम। तो अगर मैं अभी अलग अलग इन संख्याओं को लिख दूं तो आपको बस समझाने के लिए, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का, 1 लाइन में हो जाएगा। ए बराबर क्या लिख दूं कि मैं समझ लीजिए कि वो 4 ना होके वो हो गया 40 या 4x कर दिए। बी बराबर कर दिया 90 कर दो या 9x कर दो, कुछ भी मान लो। और सी बराबर मान लिया हम लोगों ने क्या, सी इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया 3x है। 3x तो नहीं होना चाहिए, 4 9 3 3 नहीं है 13 है, तभी तो यहाँ 13 है। क्योंकि कभी भी अगर फिर भी कुछ कॉमन हो जाएगा तो समस्या आ जाएगी। 13 है, ठीक है, 4 है 9 है 13 है, और ये हो जाएगा आपका 13x। तो अब आप देखिए, जब आपको HCF लेना होता है 3 संख्याओं में से, तो कुछ HCF ऐसी चीज़ ली जाती है जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन क्या है, यही है। तो अगर तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल देते हैं तो संख्या जो बचती है वो तो रेशियो ही बच रहा है, वो रेशियो ही बच रहा है। तो हम लोगों को पता है कि HCF अगर इस संख्या का डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहें, जो संख्या लिखा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम लिखना चाहें तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किसी संख्या का क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है कि जो HCF निकाला आप लोगों ने उसको रख लीजिए, बाकी जो कुछ भी बच रहा है पूरा इंटू कर दीजिए लाके, जैसे 3 9 और 13, ठीक है, यही हो जाता है एलसीएम, ठीक है। सेम चीज़ एलसीएम हो जाता है, और इसी एलसीएम को वो दिया है, तो क्या यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और ये x एक्चुअल में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, यानी HCF ही है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात कर लिए तो ये यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया, और एलसीएम हमको दिया ही है, ये एलसीएम बराबर पता ही है क्या होता है, आराम से यहाँ पे रख दिया उसको लाके 23 40 को, इसको नीचे रख दिया। इसके नीचे हम लोगों ने क्या भेजा, 3 को भेजा, 9 को भेजा, और फिर भेजा 13 को, और यहाँ का मामला हो गया इतना फिनिश, ठीक है। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कैसे कैसे कटेगा ये। सबसे पहले इसको काट के देखते हैं 13 से। तो सबसे पहले जब आप 13 से इसको काटेंगे तो 13 का नम 13, यहाँ बचा 10, और 10 बचा तो 104 हो गया, और 13 9 13 अट्ठे 104, ठीक है, यहाँ हो गया 180, जीरो ही है। 9 से इसको काटा 20 बार गया, ठीक है, और ये 3 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। इसको काटा तो 9 दूनी 18 20 हो गया, और इसको काटा तो आ गया 5। इट मीन्स जो HCF इसका निकल के आया वो आया 5। कैसे, देखिए 4 का 9 का 13 का, अबे फिर डायरेक्ट ही यही बता रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना था, x 1 लेना था, उसके बाद 4 लेना था, 9 लेना था, और 13 लेना था, इसी को इक्वल कर देना था 23 40 के। उसके बाद में हाँ 23 40 के, 23 40 के इक्वल करके आप काट देते, आपको एक x की वैल्यू मिल जाती, और वही चीज़ पूछ रहा था कि HCF क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए अगर 3762 है तो राशि क्या है। मतलब एक राशि दी गई है, यदि किसी राशि का 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी दिया गया है कि यदि किसी राशि का 9% ईयरली दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, 32 नहीं दिया, 3762 रुपये है, तो वह संख्या या धन क्या है, यह ज्ञात करिए, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर का ही ये क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी राशि के 9% पर ईयर की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है इतना, तो उस राशि का धन बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत प्यार से, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो अगर मैंने मान लिया कि मेरा धन 100 था, ठीक है, अगर हम लोगों ने माना कि मेरा धन 100 था, तो अब बताइए कि ब्याज कितनी मिलेगी। तो 2 साल की ब्याज निकालनी है, तो पहले साल की ब्याज कितनी आएगी, पहली साल की ब्याज 100 रुपये पे अगर 9% ईयरली है तो पहले साल की ब्याज जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। और दूसरे साल की भी अगर ब्याज निकाली जाए तो 9 ही आएगी, लेकिन दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का भी इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ जाता है, यानी इस पे तो 9 रुपये ही मिलेगा, लेकिन जो ये 9 रुपये ये है, इस पे कितना मिलेगा 9%। तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 का अगर हम लोग 9% निकालते हैं तो कोई समस्या आएगी क्या, 81 किया बटा 100 किया तो कितना आ गया 0.81, यानी यहाँ एक और ब्याज मिलेगी, वो कितनी मिलेगी 0.81 की मिलेगी। अब टोटल ब्याज को जोड़ लीजिए आप, 9 9 18
और 18.81 ये आपकी टोटल ब्याज हो गई। 2 साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको यहाँ पता चल गई कितना, 18.81। और यही कह रहा है कि इतना रुपए है। तो अगर किसी राशि का 18.81% बराबर है 3762 के, तो हम उसका 100% नहीं निकाल पाएंगे कि उस संख्या का 100% वो कंप्लीट संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, इससे इसमें भाग दे दिया हम लोगों ने 18 और 81 से। उसके बाद में 18 81 यहाँ दशमलव लगा था, इस पे आराम से दशमलव को हटाएंगे और यहाँ एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा और हमको 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 1% क्या है। ठीक है, अब अगर हमको 1% यहाँ से पता चल जाएगा, इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, सीधा 2 बार जाएगा। काट के देख लीजिए आराम से, 2 एकन्नम 2, ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ लगा 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ लगा 1, 2 एकन्नम 2 1 3, ठीक है, तो 2 बार गया। इसका कितना हो गया, 1% बराबर अगर 200 है तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 200 गुणे 1 और 100। उसके बाद ये आ जाएगा 2 0 0 0, यानी 2 के 10 की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाता है आसान तरीक़ों से। अब अगर आपको लगता है कि ये तरीका नहीं, कोई और तरीका होना चाहिए, ये तो सबसे आसान तरीका है। और दूसरा तरीका भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जो बेसिक है एकदम, जो फार्मूले पे 8th की क्लास की बुक में है, वो क्या है कि हमको पता होता है A इक्वल टू होता है P इंटू 1/R/100 इंटू N, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हमको मिश्र धन मिलता है, मिश्र धन मिलता है, ना कि हमको क्या मिलता है, ब्याज। तो अगर हमको ब्याज पता है तो इसका मतलब हमको क्या पता है, A माइनस P पता है। ठीक है, अगर A माइनस P पता है, यहाँ से क्या निकल के आता है, मिश्र धन। इट मीन्स अगर हम इस संख्या में से P को घटा देंगे तो हमारी ब्याज आ जाएगी। इट मीन्स अगर यहाँ ऐसे करें और 1 लिखें और R की वैल्यू हमको पता है 9 लिखें और नीचे लिखें 100 को, और N की वैल्यू हम लोगों को पता है, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 2। इतना लिख दें, पूरा मामला लिख दें और इसमें से P को घटा दें तो ये इक्वल कितने के हो जाएगा, 3762 के। यानी अगर मिश्र धन में से आप मूल धन को घटा देते हैं तो ब्याज मिलती है, ये आप लोगों को नॉर्मली पता है। अब इस फॉर्मूले को आप लोग सॉल्व कर लीजिए आराम से। मैंने जो करना था बता दिया, एग्जाम का भी अप्रोच बता दिया और डायरेक्ट ये एक सिंपल अप्रोच भी बता दिया कि ये एक 8th का फॉर्मूला, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि का 5 वर्ष में 8% की दर से 30-40 रुपए की साधारण ब्याज प्राप्त हुई राशि क्या है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का है कि कह रहा है कि एक राशि पर ठीक है, एक राशि पर 5% नहीं 8% प्रति वर्ष, ठीक है, 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों की ब्याज, 5 वर्षों की साधारण ब्याज कितना दिया है, 30-40 है। तो साधारण ब्याज प्राप्त की जाती है, तो राशि क्या है, कहने का मतलब मेरे समझिए, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही, कहला एक राशि है जिसमें अगर हम 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेते हैं तो 5 वर्षों में जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो रही है 30-40 प्राप्त हो रही है। तो ऐसी कौन सी राशि हो सकती है जिसका अगर हम 8% प्रतिवर्ष लेते हुए 5 साल तक ब्याज लेते हैं तो इतना होगा। तो साधारण ब्याज का तो बहुत आसान सा है, उसमें तो साधारण ब्याज ही निकलती है। साधारण ब्याज का हम लोगों को सीधा क्वेश्चन पता है, इसका पता है कि फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है मूलधन, इट मीन्स P इंटू दर इक्वल टू क्या है 8, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, तो हमको मूलधन पता ही नहीं है, मूलधन ही निकालना है। दर पता है हमको, क्या दिया गया है, 8% के दिया गया है। समय हमको 5 दिया गया है, नीचे रख दिया हम लोगों ने 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये फार्मूला होता है बटा 100। अब यहाँ हमको लेकिन साधारण ब्याज पता है कि 30-40 होता है। अब क्या इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका क्या बन के आएगा, 8×40 और 40/100, और 40/100 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, टोटल 2/5 निकल के आता है। 40/100 का जो फ्रैक्शन बन के आता है 2/5 बन के आता है, काट के देख लीजिएगा। तो अगर 2/5 बन के आता है तो यहाँ आएगा 5, नीचे आएगा 2, 2 से इसको काटा तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, 15-20। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 दूनी
10 के 0 हाथ लगा 1, 5 पचे 25, 1 26 के 6 हाथ लगा 2, 5 एक 9 5 2 7, 1 0 और लगा दीजिए। इतना शायद आंसर में आना चाहिए था। करके देख लेते हैं। 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, 76, 76 डबल 0। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गई राशि। ऐसी ही राशि है जिसका इतना यानी 8% की दर से अगर 5 वर्ष तक ब्याज लिया जाए तो उतना प्राप्त होगा, 30-40। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन लेंदी है, बहुत लंबा है, लिखने में खाली समय जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। यानी ए कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 30% भाग कितने दिन में? 3 दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ करते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, 4 दिन तक से एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूर्ण किया जाता है। शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूर्ण किया जाता है। शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूर्ण किया जाता है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे? अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन संख्या ये 5 है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा व्याधा आ गई थी, पर कोई समस्या नहीं है। देखिए, कह रहा है कि किसी कार्य का ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में करता है। अब देखिए आराम से क्वेश्चन को, कि अगर देखिए आराम से लगा रहे हैं, क्या कह रहा है कि अगर ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करेगा, इसका मतलब वो क्या करेगा? एक भाग को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। इसका मतलब टोटल 5 भाग को कितना दिन में कर लेगा? 15 दिन में। यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सीधा डायरेक्ट। अब देखिए, ए किसी काम के पूर्ण हिस्से को 15 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य के 30% भाग को 3 दिन में। अगर आप 30% भाग को 3 दिन में कर रहे हो ना, तो पूरे 100% भाग को 10 दिन में करोगे। कैसे करोगे देख लीजिए। अगर 10% बराबर है 1 के, तो 100% बराबर कितने के होगा? 100% बराबर हो जाएगा 10 के। और इसी तरीके से अगर 30% बराबर 3 के, तो पूरा मैटर आप समझ के आ ही गया होगा कि 10% बराबर 1 के, तो 30% बराबर 3 के, तो 100% बराबर 10 के। इसका मतलब बी जो कार्य को करेगा, बी क्या करेगा? बी सेम कार्य को क्या करेगा? बी पूरा काम खत्म करेगा 10 दिन में। फिर कह रहा है कि ये दोनों लोग मिलके 10 और 15 लोग जो हैं, ये दोनों लोग 10 दिन और 15 दिन वाले जो कार्य कर रहे हैं, मिलके किसी काम के कितने दिन तक करते हैं? आगे पढ़िएगा, 4 दिन तक करते हैं। ये दोनों मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। अगर आप लोग समझिए, ए बराबर कितना है? 15 है, और बी बराबर क्या है? 10 है, और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इनका पहले एलसीएम लीजिए तो 30 आएगा। 15 दूना 30 और 10 त्याई 30। तो यानी इनके एक दिन का जो काम होता है, एक दिन का जो काम होता है वो बनती है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की क्षमता के हिसाब से अगर 4 दिन तक काम होगा तो कितना काम हो जाएगा? 20 यूनिट काम हो जाएगा। अब 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है। कह रही है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूर्ण कर लिया जाता है। हमसे कोई मतलब ही नहीं है उससे। फिर कह हाँ नहीं मतलब पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बी प्लस सी दिया है, अभी मतलब हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिन में पूर्ण कर लिया जाता है। इसका मतलब अगर 10 कार्य को सी 6 दिन में करती है, तो पूरे 30 काम को, जो 30 काम पहले यहाँ से 10 ही काम तो बचा था, यही 10 काम जो बचा था इसको ये 6 दिन में करती थी, तो 30 काम को कितने दिन में करेगी? 18 दिन में करेगी। इट मीन्स अगर सी जो है इस काम को करेगी तो 18 दिन में करेगी। अब आपको तीसरा भी पता चल गया कि सी भी अगर इसी काम को करती है तो सी इस काम को कितने दिन में करेगी? सी खत्म करेगी इसी काम को 18 दिन में। अब नया एलसीएम लीजिए, इन हिसाब से फिर से एलसीएम लीजिए। अब आपको तीनों का पता चल गया कि ए किसी काम को इतने दिन में, बी इतने दिन में, और सी इसी काम को 18 दिन में समाप्त करती है। ठीक है। अब फिर से एलसीएम लीजिए, फिर से क्वेश्चन को लगाइए। 10, 15 और 18 का एलसीएम लीजिए तो 3 पचे 15 और 3 छक 18 और 5 दूना 10। इट मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पे?
इसका बनेगा 15 का जो बनेगा वो क्या बनेगा 3 गुणे 5 बनेगा। 10 का जो बनेगा वो 2 गुणे 5 बनेगा। और जो 18 का बनेगा वो क्या बनेगा 3 गुणे 6 बनेगा। ठीक है, और कोई इसका दूसरा तोड़ नहीं है। तो एक तो 3 लेना ही पड़ेगा 100%, एक 5 लेना पड़ेगा 100%, और एक 2 भी लेना पड़ेगा, ये भी 100% है। तो इसको हम लोग और एक बार तोड़ देते हैं कितने में 2 गुणे 3 में। तो 2 गुणे 3 में क्या सीधा 6 ही लेना पड़ेगा इसका। तो इसका टोटल हमको लेना पड़ेगा एक 5 लेना पड़ेगा, ठीक है, एक 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, और एक 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। बस हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं 5 तो 15 से भाग जाएगा तो 6 यूनिट आएगा, और उसके 5 दूनी 10 से भाग जाएगा तो 3 तरीक का 9 यूनिट काम आएगा, और 18 से भाग जाएगा तो 5 यूनिट। यानी कि ए जो काम करता है एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है अब, और बी जो अब कम कर रहा है एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, और सी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो कह रहा है बी और सी इसी काम के 70% को कितने दिन में करेंगे। अब इसका 70% निकालना है, और बी और सी का एक दिन का काम क्या है, बी और सी एक दिन में काम करते हैं 14 यूनिट, ठीक है। और इस काम का 70% क्या होगा 5 3 15 छत्रिक 18 18 पंचे 90, 90 गुणे 7 9 7 63, यानी 63 कार्य। 63 कार्य को करने में इनको 14 यूनिट पर की दर से कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, 63 बटा लिखना है 4 के, यानी 14 के। तो 7 दूनी 14 और 7 9 63, 9 बटा 2 दिन लगेगा इसको इतना 70% काम करने में। इन दोनों को 9 बटा 2 दिन लगेगा, इट मीन 4.5 दिन लगेगा, ठीक है। अब अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, कि एक इसी काम के अगर 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो एक काम को 3 दिन में कर रहा है, तभी तो 2 काम को 6 दिन में कर रहा है। तो अब इसका पूरा 5 काम कितने दिन में करेगा 5 3 15 दिन में करेगा, ठीक है। सेम कह रहा है कि अगर 30% भाग को बी उसी काम के 30% भाग को 3 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो पूरे 10 भाग को कितने दिन में करेगा, यानी 100 भाग को कितने दिन में करेगा। 100 भाग को करने के लिए उसको 10 दिन लगेंगे। फिर कह रहा है अगर वो दोनों 4 दिन एक साथ काम करें, यानी ए और बी एक साथ 4 दिन तक काम करेंगे, तो हम लोगों ने उसको निकाला था कि इनका निकल के आया था कितना, ये कर रहे थे अगर क्या कहते हैं 3 बजे 15 15 10 15 10 का लासा लिया 3 3 2 5 5 चौक 20, यानी 20 यूनिट कर लिए थे, 10 यूनिट बच रहा था। तो इस यहाँ से निकाल लिए थे पूरा सिस्टम कि इनका जो काम कर रहे थे 4 दिन तक किए थे तो 10 यूनिट बचा था। तो अगर 10 यूनिट काम को सी जो है 6 दिन में कर रही है, तो 30 यूनिट को कितने दिन में करेगी 18 दिन में करेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पूरा लिखा ही है, फिर से इसको बना के कर लिया आराम से। थोड़ा 2-3 स्टेप था बट बहुत आसानी से हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, लिखने में बहुत लंबा हो जा रहा है ये, कि 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। मतलब ये एवरेज का क्वेश्चन है कि 4 6 8 12 और x, मतलब 5 संख्याएं दी गई हैं 4 6 8 12 और x। कह रहा है 4 6 8 12 और x का औसत जो है वो क्या है 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। फिर क्या आगे दे रहा है अगले स्टेप में कि x 9 13 15 y। कह रहा है x 9 15 13 और y का औसत, इसका औसत को छोड़ दिया है, y का औसत 9 है। तो पूछ रहा है कि 2x - 3y, ये जानना चाह रहा है 2x - 3y की वैल्यू क्या होगी। 2x - 3y की आपसे वैल्यू पूछा है। इतना क्वेश्चन बहुत आसान होता है। एवरेज के क्वेश्चन कभी भी करना हो सबसे पहले इसको योग कर लीजिए, उसके बाद जितनी संख्या होती है उसको करते हैं। कैसे आता है इसका योग, कुल संख्याओं का योग, यानी 4 + 6 + 8 + 12 + x 1 2 3 4 5 बटे 5 जितनी संख्या अब औसत दिया है यही बराबर होता है औसत के। यहाँ से अगर हम 5 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 के। अब अगर आपको ये पता है कि इसका कुल योग 35 है और हमको यहाँ इसका पूरा योग पता चल जाए, देखिए कितना होगा 6 4 10 10 12 22 10 30, 30 + x बराबर 35 के, तो x बराबर कितने के 5 के। अब सेम स्टेप दूसरे में करिए, हमको यहाँ x की वैल्यू पता चल गई, इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए 5 रख दीजिए। अब आराम से फिर से जोड़िए, क्या हो रहा है उसको जोड़िए, दूसरे वाले का निकालिए कि 5 + 19 + 50 19 नहीं 9 + 15 + 13 + y अपान 1 2 3 4 5 बराबर कितने के 9 के। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 और इसका, तो इसका योग आ जाएगा 9 × 5 = 45।
अब आपको यहाँ तक का पूरा मामला पता चल गया कि 45 होता है, और इसका पूरा योग कर लीजिए, 20 हो जाएगा इसका, 20 तेत और क्या कहते हैं 7, 20 20 40 और 40 2 42। तो यहाँ से आ गया कि 42 प्लस वाई बराबर 45 के, तो हमको नहीं पता चल जाएगा कि वाई बराबर 3 के। तो अगर y बराबर 3 के और x बराबर 5 के, तो 10 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 1 के। कोई दिक्कत? आसानी से हो गया। कुछ नहीं करना होता। औसत का क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी संख्या है उसको लिख लिए, यही होता है औसत के। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका जब गुणा कर दिया तो हमको कुल संख्याओं का योग मिल जाएगा, वहाँ से ट्रांसफर मारा। सेम दूसरे में भी किया, दोनों की वैल्यू निकाला, ला के यहाँ रख दिया, पुट ऑन किया, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य का, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने छूट देने के बाद 120 में बेचा गया। ठीक है, क्या दर है इसका? क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद इसे 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% का होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर, दर नहीं समझ मेरे, अंकित मूल्य पर दर की छूट देने के बाद 20% का बेचा गया। कितने परसेंट की दर रही होगी? दर 20% की दर। चलिए देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये का बेचा गया। अगर छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 20% का होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है बहुत तेज लिख रहे हैं इसलिए समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तेज नहीं लिखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समस्या होगी। अभी आपको क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद में 120 का बेचा गया। अगर कोई 100 की राशि है और उस पर 20% की छूट दी गई, इसमें कहाँ आ गई? वो 80 पे आ गई है। और यही बराबर दिया गया है कि 80x बराबर दिया गया है अगर 120 के, तो 100x बराबर कितना होगा? 120/80 गुणे 100 के। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 बार, इसको काटेंगे तो 5 बार, इसको काटा तो कितना गया? 30 हो गया, इसको गुणा किया तो कितना आ गया? 150। यानी 150 वो राशि थी कि अगर 20% की छूट दे दी जाएगी तो कितने पे आ जाएगी? 120 पे। अब बात को समझिए। अभी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो आराम से समझा दे रहे हैं उनको बहुत प्यार से, कि अगर कोई राशि है, मान लिया 100% पे अपनी राशि होती है, तो 20% की जब छूट जाती है तो वो 80 पे आ जाती है। इट मीन्स x इंटू 80/100 आपको दिया था 120। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट इधर भेजा, 100 हो गया, नीचे भेजा तो 80 हो गया, काटा पीटा तो आ गया 150 आपका। ठीक है, तो यहाँ से x का पता चल गया, हमको अंकित मूल्य का पता चल गया। ठीक है, इतना जब हम लोग कर लिए तो हमको पता चल गया कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हम लोगों का पता चल गया कि 150 है। कह रहा है अगर इसको हम डायरेक्ट अंकित मूल्य पे बेच देते ना तो हमको 20% का लाभ हो जाता। इट मीन्स क्या कह रहा है कि अब बताइए क्रय मूल्य क्या है। तो अब हम लोग क्रय मूल्य बराबर x मान लिए, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। हमको पता है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता अगर 150 का बेच दिया जाता। इट मीन्स कि x इंटू 120/100 बराबर होता 150 के। मेरे कहने का मतलब समझिए कि ये है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ बटा 100 करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 150 के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो हम लोग करते हैं, इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। कितना बनेगा? इसका बनेगा 6, इसका बनेगा 5, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 6, काट पीट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 25 पंचे 125। इसका मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो क्या था? क्रय मूल्य था 125 रुपये। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक 9180 में बेच देता है। उस पर एक पर उसे लाभ होता है 8% का, दूसरे पर उससे हानि होती है 15% की। तो बताइए कि सौदे में उसके लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ? क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके लिए। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को 9180 में बेचता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को दो वस्तुएं थी और प्रत्येक का विक्रय मूल्य उसने समान रखा 9180 रुपये प्रत्येक को 9180 रुपये
रुपए में बेच देता है। प्रथम वस्तु पर उसे 8% की का लाभ और दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई। प्रथम वस्तु पर उसे 8% लाभ तथा सेकंड पर उसे कितने की 15% की हानि हुई। तो क्या कह रहा है कि कुल सौदे में उसका लाभ या हानि हुई, मतलब बताइए कि, तो बता दीजिए कि तो कुल बिक्री में कितनी हानि या लाभ हुई। चाहे इसका धन बता दीजिए चाहे परसेंटेज बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है, इसे धन ही पूछा है आपसे। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में बेच दिया तथा उसे पहले पर इतने का लाभ हुआ था, दूसरे पर इतने की हानि हुई थी उसकी। तो बताइए अगर दूसरे पे हानि हुई तो कुल बिक्री में कितने की अंतिम मतलब हानि, या इसका मतलब इतने का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये होता है कि सौदे में अंततः क्या हुआ, लाभ हुआ कि अंततः हानि हुई, यही पता करना है आपको। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने माना पहले मूल्य जो था ए था और कह रहा है ए पे 8% का लाभ हुआ है, इट मीन्स कि ये 108 पे चला गया और 100 ये बराबर दे दिया 9180। ठीक है, और दूसरा राशि हमारी थी बी, और बी पे क्या कह रहा है कि हमको हानि हो गई कितने की 15% की, तो ये पहुंच जाएगी 85 पे और 85/100 हो जाएगी। अभी इसका डायरेक्ट आपको बताया ही है कि अगर हानि हो रही जितना हो रही जोड़ दीजिए, नीचे 100 रहने दीजिए, ऐसा सेम ये कर लीजिए। इसके बराबर भी कह रहा है 9180 ही है। कह रहा है कि जब एक सेकंड राशि को 15% हानि पर बेचा गया तब वो 9180 की बिकी, और पहले राशि पर 8% के लाभ पर बेचा गया तब वो 9180 की बिकी। तो दोनों राशियों का हमको क्या ज्ञात करना है, जो अंकित मूल्य है या जो क्रय मूल्य है, दोनों राशियों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है। तो ए जो है, ए के क्रय मूल्य क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा 100, इसके नीचे आएगा 108। अब इसको हम लोग काटते हैं, कैसे कटेगा आराम से काट लेते हैं। इसको काटा हम लोगों ने तो ये गया कितनी बार, 25 बार, और इसको काटा तो गया कितनी बार, 27 बार, और 27 से इसमें भाग दिया तो 27 तियाँ 81 बचा 10 और 27 चौका 108 34, और 34 हुआ इसका, और यहाँ एक जीरो लगा है यानी 340, और 25 चौका 100 के जीरो हाथ लगा 10 और 25 तियाँ 75 10 85 और एक जीरो एक, ये यानी जो वस्तु का ये था ये 8500 रुपये का था। पहली वस्तु जो थी वो 8500 रुपये की थी, तो उस पर कि तो लाभ हो रहा था। अब दूसरी वस्तु देखते हैं, दूसरी वस्तु का क्या था, तो दूसरी वस्तु में जब 100 ऊपर जाएगा और 85 नीचे आएगा, फिर काटते हैं, इसका काटेंगे तो 5 से ये 20 बार जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा, और 17 से इसको काटा तो 17 दूना 34 17 51 17 चौकोर 17 25 85, इसको पूरे को काटा तो ये गया 85, यानी कितने बार हो गया 5 बार, और 85 में इसमें जोड़ा तो 6 68 हो गया, 17 दूना 34 17 51 17 चौको 68 4 बार गया, और ये हो गया 540। 54 को 2 से गुणा किया तो 108 बचा, और इसके पीछे 2 जीरो आएगा, ये दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या इतने की थी, दूसरी संख्या मतलब पहली जो राशि थी वो इतनी थी, पहली वाली इतनी थी, दूसरी वाली इतनी थी, और हमने टोटल कितने का बेच दिया 9180 का, दोनों को बेच दिया। तो यानी पहले को भी 9180 में, दूसरे को 9180 में, टोटल कितने का बेचा, ठीक है इतने का 18360 रुपये का हम लोगों ने टोटल वस्तु को बेच दिया। और वस्तु टोटल कितने की थी अगर पूरा जोड़ लिया जाए तो वस्तु कितने की थी, वस्तु का जो वास्तविक दाम था वो कितना था 19300 रुपये था, वास्तविक दाम 19300 रुपये का था, और 19300 रुपये की वस्तु को 18360 में बेचा गया, इसका मतलब हानि हुई है। अब कितने की हानि हुई है 19300 और 18360, इसको लिखा 0, इसको लिखा 4, इसको लिखा हम लोगों ने, जब यहाँ से गया तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, 12 में से 3 गया तो कितना 9 हो गया, और 8 में से 0 हो गया, यानी 940 रुपये की जो हम लोगों को हुई हानि हो गई। इस सौदे में टोटल हानि जो हुई है लास्ट में अंततः 940 रुपये की हुई है। हानि क्यों हुई है, क्योंकि जो वस्तु का क्रय मूल्य था दोनों वस्तु का इतना रुपये था, और दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया इतना रुपये आया, इसलिए हमको हानि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे करते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है कि ना कोई बहुत टफ क्वेश्चन ही है कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ हैं। तो आराम से देखते हैं क्वेश्चन को और करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, बहुत आराम से सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
थोड़ा ही कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अभी हम लगता है 7-8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और 7-8 के बाद जो बचे हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करती है तथा पहले को विभाजित करने पर 5 और दूसरे पर 6 छोड़ती है। तो समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 26, 75 तथा 23, 20 को विभाजित करने पर क्रमशः पहले पर कितना 5 और 6 शेष फल छोड़ती है या रह जाता है, शेष फल देती है। ऐसी संख्या बताना है हमको कि जो इसमें जब भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बच जाता है और इसमें जब भाग दिया जाता है तो 6 शेषफल बच जाता है। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम लोग ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग आपको यहाँ दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे देते हैं? 168, 170, 187, 168, 187, तीसरा क्या दिया गया है 170 और 4 नंबर पे दे दे रहे हैं आपको 178। ठीक है, प्रयास करना चाहिए हमेशा कि पीछे से ही ऑप्शन को क्रैक करना चाहिए। तो आप लोग चेक करिए कि इस संख्या से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो क्या 5 बचेगा, या इस संख्या से इसमें भाग देते हैं तो क्या 6 बचेगा। अगर एक ही संख्या दोनों को काटती है तो 6 बच जाता है, तो इसमें काटती है 6 बचता है, इसमें काटती है 5 बचता है, तो ये संख्या आपकी 100% वो सही हो जाएगी, जो भी ऐसा कर देगा। तो 178 से जब आप लोग काटेंगे तो चेक कर लीजिए कि क्या बचता है 26, 75। ठीक है, 26, 75, 178। ठीक है, काटा तो 2 बार तक जाने की कोई वही नहीं है। 178 यहाँ आ गया, यहाँ बच के आया 1, यहाँ हो गया 16, 16 में से 7 गया तो 9, 91, 915 आ गया। तो 915 आ गया तो अब हमें लगता है 8 8 64, 5 जाना ही है तो 8 45, 5 बार ही जाएगा ये। ठीक है, 5 बार ले जाते हैं। 8 45 के 0 हाथ लगा 4 और 7 5 35, 35 4 39 के 9 हाथ लगा 1 और 5 1 9 5 और 5 1 6। तो ये तो नहीं जा रहा है, 5 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार ही जाना चाहिए था वैसे। 5 बार, 5 ही बार ले जाते हैं। 8 45 के 0 हाथ लगा 4 और 7 25 35, 35 4 39 के 9 हाथ लगा 3 और 5 1 9 5 3 8। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है 178। चलिए, इसका एक तरीका तो ये होता है कि ऑप्शन से आप करके रख चले जाइए और रख के देख लीजिए ऑप्शन से कि कौन सा इसका सही होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका जो होता है वो ये होता है, आपको मैं सेकंड तरीका जो बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन से ही करने का सबसे आसान तरीका होता है। ऑप्शन से आप काट के देखिए, 178 से ये नहीं कट रहा था, 26 50, 26 75। इट मीन्स हमको 26 70 को पूरा काटना है, 26 70 को काटना है। कौन सी संख्या से? किसी भी संख्या से पहले चेक कर लेते हैं कि तो क्या 178 से ये कटेगा। तो 178 से जब एक बार ले जाएंगे तो यहाँ आया 178। ठीक है, अभी 178 आया तो यहाँ 17 था और 17 में से कितना जाना है, 5 जाना है। 17 में से 8 जाना है, 17 में से 8 जाना है तो 9 आएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 5 बचा, 5 में 1 आया तो कितना हो गया 15, 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, 89 बच रहा है, 0 आ गया। अब देखते हैं क्या इसमें किसी संख्या से भाग जाएगा। तो अब आराम से देखते हैं, तो लगभग हाँ, अब 5 बार आप ले जाइए। 8 45 के 0 हाथ लगा 4 और उसके बाद में 8 7 6 7 5 35, 35 4 39 को 9 हाथ लगा 3 और 5 का 9 5 3 8। हाँ, तो 178 से जब आप काटते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसी कोई संख्या हो कि 5 छोड़ दे, तो यही होगी कि 5 छोड़नी चाहिए। हम लोग संख्या ही गलत ले रहे थे। 26 75 ये संख्या थी, 26 70 हमको लेना चाहिए था, क्योंकि 5 तो छोड़ ही रही है। तो 26 70 को पूरा पूरा काट दे, उसके बाद 0 बच जाए, बस हो गया आपका आंसर। तो ये संख्या यही हो गई पहली संख्या। तो ये एक तो पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका आप लोगों को कल ही बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि दोनों का देखिए, दोनों को पहले संख्या हटाइए। तो कौन कौन सी संख्या कटनी चाहिए? 26 70 कट जानी चाहिए, क्योंकि 5 तो शेषफल छूट रही है। 26 70 भी कट जानी चाहिए, उसके बाद में 23 14 भी कट जानी चाहिए, 23 14 भी कट जानी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखिए कितने का है। इनके दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो यहाँ 6 का, यहाँ 5 और यहाँ से कितना आया 3, 356 का अंतर है। तो वही संख्या, अब दूसरा तरीका है सबसे आसान। एक संख्या इसमें से ऐसी होगी
जो इन दोनों के बीच अंतर जो आ रहा है ना उसको काट देगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के अंतर को इजीली काट देगी? तो आप लोग देखेंगे 178 से ये बहुत इजीली कट जाता है। तो इसका सबसे दूसरा आसान तरीका हो जाता है ये। पहला तरीका तो होता है डायरेक्ट करके देख लिया इतना बचा, और दूसरा होता है कि जो कह रहा है घटाने को घटा दीजिए, जो शेष बच रहा है उसके बाद जो बचेगा वो तो 100% कटेगा, फिर दोनों के बीच जो अंतर होता है वो भी कटेगा, 100% उस संख्या से वो भी कटेगा जो इन दोनों के बीच में अंतर है, भाग दे दिया आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का औसत जो है अनुपात जो है 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 9:5। उसके बाद शर्त दिया है कि यदि पहली संख्या यानी ऊपर वाली पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए तथा सेकंड वाली संख्या में कितना घटाया जाए, 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या की दुगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या बताना है, इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। लिखने में हो सकता है आपको ना समझ में आए, आराम से एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या या पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए तथा सेकंड वाली संख्या यानी छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाए तो बताइए कि फर्स्ट संख्या, तो ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि फर्स्ट संख्या जो है सेकंड संख्या की दुगुनी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट संख्या यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगुनी हो जाती है। हाँ, बट इसको कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा है आप लोग इसको करिए कि बड़ी संख्या, इसको कर दीजिए छोटी संख्या। ये क्वेश्चन में आपकी यही बड़ी छोटी दिया है, तो मैंने जल्दी लिखने के तरीके में ऐसा किया है। तो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की दुगुनी हो जाती है। हमको पता है रेशियो क्या दिया गया है बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच में, 9/5 का। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ x है, ये x है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या में क्या जोड़ा गया, बड़ी संख्या में जोड़ा गया 8 और छोटी संख्या में घटाया गया 4। और ऐसी सिचुएशन के बाद जो नया रेशियो बन के आया 1:2 का बन के आया। या फिर इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं कि ये हो गया 9x और ये हो गया 8 और छोटी संख्या आ गई क्या 5x - 4। और अगर 5x - 4 का 2 दुगुना कर दिया जाए तो वो इस संख्या के अभी बराबर है। यही सिचुएशन आपको दिया गया है। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि अगर पहली संख्या 9/5 दिया गया है, इसमें x कर दिया, इसमें कर दिया x, तो ये हो गई हमारी पहली संख्या, बड़ी संख्या। क्योंकि जो बड़ी भाई अनुपात में भी बड़ी है वही बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या ये हो गई छोटी संख्या। अब ये छोटी संख्या हो गई तो ये हम लोगों ने मान लिया a, ये मान लिया b। अब उसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या में 8 जोड़िए और छोटी संख्या में 4 घटा दीजिए, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि छोटी संख्या का दुगुना इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आराम से हल कर लीजिए। यहाँ आएगा 9x + 8 बराबर आएगा 5 दूनी 10x - 8 के, और यहाँ -8 है, यहाँ +8 है, इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x और इधर आ जाएगा माइनस प्लस। तो x बराबर यहाँ से आ गया 16। अब आपको बड़ी संख्या बतानी है, 16 × 9 करना पड़ेगा। यहाँ बड़ी संख्या हमको पता ही है ना, तो यहाँ x की वैल्यू रखा, 9 × 16 रखा, तो 16 9 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आराम से। इसमें से x की वैल्यू निकाला, यहाँ ला के रख दिया, 9x हो गया, आराम से हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब है कि कह रहा है कि एक विमान की गति 120 किमी/मिनट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। कि कह रहा है एक विमान की गति 120 किलोमीटर एक विमान की गति 120 किमी/मिनट, 120 किमी/मिनट है, तो चाल मीटर/सेकंड में कितनी होगी। मीटर/सेकंड में इसकी चाल बताना है। यानी एक विमान की गति 120 किमी/मिनट है तो इसकी चाल मीटर/सेकंड है। मुझे नहीं लगता इसको लगाना चाहिए, लेकिन आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो हमको पता है कि अगर 120 किमी/मिनट है, इसका मतलब 120 किमी/मिनट को हम लोग अगर सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड के। इट मीन्स अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो 6 दूनी 12, इसका मतलब आ गया 2 किमी
पर सेकंड, लेकिन हमको क्या बताना है कि मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो नीचे तो सेकंड का मीटर आ गया, ऊपर मीटर करना है। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। इसका मतलब इसका चाल जो आया 2000 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कुछ नहीं किए, सबसे पहले नीचे मिनट दिया था, मिनट को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा किया और आराम से इसको हटा दिया। उसके बाद इसको काट दिया, जो कटा, तो हमारा जो क्या निकल के आया, किलोमीटर सेकंड में निकल के आ गया। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया, 1000 से गुणा, आराम से वो मीटर में बदल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक कक्षा में 2 खंड हैं, ए और बी। जैसे सेक्शन नहीं होता, सेक्शन ए सेक्शन बी, और सेक्शन ए में क्रमशः 38 और सेक्शन बी में जो है 42 छात्र हैं। कह रहा है ए के छात्रों का औसत वजन 55 है और बी के छात्रों का औसत वजन 32 है, तो टोटल औसत वजन बताना है। यानी एक क्लास है, एक कक्षा है, उसमें कह रहा है कि सेक्शन ए है और कक्षा ए, उसी कक्षा में सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में जो छात्र दिए गए हैं उसकी संख्या क्या दी गई है, 38 दी गई है, और सेक्शन बी में जो छात्र हैं उनकी संख्या दी गई है 42। ये छात्रों की संख्या है, छात्र संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए का जो औसत वजन है, ए में जितने लोग हैं उनका औसत वजन कितना दिया गया है, आई थिंक दिया गया है 55, और बी में जो छात्र हैं उनका जो औसत वजन दे दिया गया है वो दे दिया गया है 32। उसके बाद कह रहा है कि अब इनका टोटल पूरी कक्षा का अगर पूछ लिया है कि पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है, पूरी कक्षा का औसत वजन बता देना है, पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है। तो हमको अगर इसका पता है, इसका पता है, तो हमको कुल कक्षा के वजन का योग मिल जाएगा। तो सेक्शन ए के वजन का योग क्या होगा, सेक्शन ए के वजन का योग होगा संख्या गुणे औसत, और फिर यहाँ भी सेम संख्या गुणे औसत 42 गुणे 32। अब हमको दोनों कक्षाओं के क्या कहते हैं, वजनों का वो पता है, योग पता है, तो वजनों का योग ऊपर रख दिया आराम से, 38 गुणे 55 प्लस 42 गुणे 32। अभी इसको भाषा में आराम से कन्वर्ट करके आपको बता देंगे। उसके बाद नीचे लिख दिया कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 8 दूनी 10, 4 3 7 1 8, 80, कुल संख्या 80 है। अगर इसमें हम लोग इतने से भाग देते हैं तो हमको पूरा औसत मिल जाता है। अब सोचिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमको दिया था कि कक्षा ए में जो छात्र हैं उनकी संख्या है 38 और कक्षा बी में जो छात्र हैं उनकी संख्या है 42, ठीक है। फिर कह रहा है कि कक्षा ए का जो औसत वजन है वो 55 है और कक्षा बी का जो औसत वजन है वो 32 है। तो हमको टोटल वजन ए का मिल जाएगा और बी का भी मिल जाएगा, यानी ए का यहाँ मिल जाएगा, बी का टोटल वजन, अभी पीछे 4-5 क्वेश्चन किया। तो अगर हमें कक्षा की कुल वजन पता है और कक्षा का कुल संख्या पता है तो कोई समस्या नहीं है, कुल वजन बटे कुल संख्या से जब भाग देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो कुल वजन बटे कुल संख्या से भाग दिया और औसत आ जाएगा आराम से। इसको करके देखते हैं कितना होगा। इसका करते हैं सबसे पहले, इसमें 32 दूना 64, ठीक है, 64 के 4 हाथ लगा 6 और 32 दूना 64 दूना 128, 128, 128 2 30, 4 34, 134 ये हो गया। प्लस इसका करते हैं 55 अट्ठे, तो 55 दूना 110, 110 दूना 440, 440 के 0 हाथ लगा 44 और 55 तियाँ 5 3 15, 165, 165, तो 5 4 9, 6 4 10 के 0 हाथ लगा 1 2, 209 ये आ गया और नीचे 80 आ गया। अब इसका कुल योग लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 4 13, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगी 80। काट के देखते हैं कि कटेगी कि नहीं कटेगी ये संख्या। मुझे नहीं लगता कटेगा, आप लोग काट लीजिएगा। इसका जो भी होगा इसमें गुणा होके ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई गलती हो भी सकती है बट कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख जाएँ। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल बेसिक तरीके से क्वेश्चन लगाते रहेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। 60 से 70 दिन जो भी है, बहुत होते हैं 60-70 दिन, हम लोग सीख लेंगे। तो आप लोगों से बस निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत आराम से हम लोग मैथ सीखेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 क्वेश्चन अगर पूरा हम लोगों ने लगा लिया तो हमारा आराम से हो जाएगा पेपर, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़।